देशभक्ति पर तमाम फिल्में बनती रही हैं, लेकिन मेहुल कुमार जी ने 1993 में तिरंगा बनाई थी, जो पिछले 31 वर्षों से अपनी धाक बनाए हुए हैं। और 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हर दिन उस फिल्म को लगभग हर चैनल दिखाना जरूरी समझता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 31 साल बाद भी तिरंगा को लोग पहचानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, जबकि जो आज की तारीख में नई फिल्में बनी है देशभक्ति पर, उनको कोई देखना भी नहीं चाह रहा है। इसी सारे मसले पर आज हम बात करेंगे मेहुल कुमार जी से। मेहुल जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। आज से 31 वर्ष पहले, बल्कि ये कहें कि 32 वर्ष पहले आपने जब प्लानिंग की होगी तिरंगा की, तो क्या सोचा था, किस ढंग से उस कहानी आपके दिमाग में आई थी? देखिए, मतलब जब मैंने फिल्म बनाने का प्लानिंग किया ना, तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे मतलब रोमांटिक और एक्शन फिल्में बन रही थी। तो मैंने सोचा कि देशभक्ति की फिल्म मनोज साहब के बाद मोस्टली बनाना लोगों ने मतलब कोई बना ही नहीं रहे थे। उन्होंने जो बनाई थी यादगार फिल्में, वो ज़बरदस्त फिल्में थी। उसके बाद मैंने सोचा कि देशभक्ति पे क्यों ना कोई फिल्म बनाई जाए। तो मेरे को आइडिया आया कि तिरंगा की जो कहानी थी, उसका आइडिया मेरे को आया कि एक आर्मी ऑफिसर और एक पुलिस वाला, ये दोनों मिलके मतलब एक मिशन को किस तरह से मतलब हैंडल करते हैं और किस तरह से सक्सेस होते हैं, उसके ऊपर एक कहानी बना। और उसमें काफ़ी सारे इमोशंस भी डाले मैंने, फैमिली ड्रामा भी डाला, आउट एंड आउट सिर्फ देशभक्ति की बात नहीं कही थी। और उसके गाने भी इतने ज़बरदस्त बने थे। तो मैंने सोचा चलो ये फिल्म एक स्टार्ट कर दें। और तिरंगा जब स्टार्ट हुई तो मैंने राज साहब को पहले कहानी सुनाई थी, तो राज साहब ने तो सुन के ही ओके कर दिया। अब सेकंड कैरेक्टर के लिए इतने प्रॉब्लम हो रहे थे कि कोई करने को तैयार नहीं हो रहा था राज साहब की वजह से। दूसरा जो पुलिस वाला कैरेक्टर था, उसे कोई क्यों नहीं करना चाह रहा? कौन, आपने किन किन लोगों से बात की? जी, अभी देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं तो पहली जो मतलब बात हुई ना, तो रजनीकांत जी से हुई। और आप देखिए, नाम भी शिवाजीराव वागले रखा है, जो रजनी जी का ओरिजिनल नाम है। लेकिन रजनी जी ने कहानी सुनी, उनको अच्छी भी लगी, लेकिन वो क्या बोले कि मेहुल जी, मेरे को सिर्फ राज साहब के साथ थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, दोबारा कभी काम करेंगे, इस बार मेरे को माफ़ कर दो। और फिर मैं वापस मद्रास जाके कहानी सुनाई थी उनको। कहानी उनको बहुत अच्छी लगी, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेन ये प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद फिर नसीर भाई को सुनाई, तो उन्होंने भी इसी पॉइंट पे मेरे को ना बोल दिया। फिर मैंने सोचा आप किसको ले रहे, तो हमारे जो उस टाइम पे जो पब्लिसिटी डिज़ाइनर थे, स्टूडियो लिंक वाले, उनको मैंने पूछा, तो बोले मेहुल जी एक काम करो, नाना पाटेकर को ले लो बोलते। उसकी अभी लास्ट फिल्म रिलीज हुई है और मतलब अच्छी गई है बोलते, और कोई और फिल्म उसने साइन नहीं की हुई है, तो कर सकने का। नाना को मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, तो किस तरह से क्या बोले, मैं आपको नंबर देता हूँ तो बात करो। तो फिर नाना का नंबर दिया उन्होंने मेरे को, तो मैंने नाना को फ़ोन किया, तो नाना क्या बोलता है, मेहुल मैं कमर्शियल फिल्म नहीं करता हूँ। मैंने बोला देखो, जब तक कमर्शियल फिल्म नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइज तुम्हारी पहचान नहीं होगी। मैं बोला आर्ट फिल्म उस टाइम पे क्या होती थी, बॉम्बे से बोरीवली तक चलती थी, अगर वो हिट हुई तो दूसरे सर्किट में रिलीज होती थी, अदरवाइज रिलीज ही नहीं होती थी। तो बोले अच्छा, फिर तेरी कहानी में कुछ दम है? मेरा कहानी सुन लो, पूरी सीन वाइज मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, अगर पसंद पड़े तो देख लो, नहीं पसंद पड़े तो ना बोल देना। बोले ठीक है। तो मेरे बोले तुम कल घर पे आ जाओ 11 बजे लोखंडवाला में, मैं कहानी सुनूंगा। फिर मैं गया, कहानी सुनाई, कहानी सुनी तो उसको बहुत अच्छी लगी। बोलते मैं पिक्चर तो करूँगा बोलते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को बोला कि एक शर्त मैं रखता हूँ, अगर राज साहब ने सेट पे इंटरफियर किया ना, तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा और वापस कभी नहीं आऊँगा। मैं बोला राज साहब की ये मेरी 3rd फिल्म है, राज साहब मेरे साथ एकदम बहुत ही मतलब इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, उनको भी मैं पूरी स्क्रिप्ट दे देता हूँ, सेट पे कोई टेंशन नहीं होता है, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे करके मतलब नाना ने हाँ बोली और पिक्चर तिरंगा इसी तरह से मतलब अनाउंसमेंट हुई। पहले मैंने जो अनाउंसमेंट किया था स्क्रीन में, उस टाइम पे पेज देते थे हम लोग, स्क्रीन में 3 पेज दिए थे। तो एक पेज पे जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर नाना कर रहा था उसका बैक था, क्योंकि तभी कोई फाइनल नहीं हो रहा था। तभी मेरे को काफ़ी लोग पूछते थे मेहुल जी वो सेकंड कैरेक्टर कौन है, मेरा वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। फिर फाइनल होने के बाद वापस मैंने वो किया, और फिर मैंने राज साहब को फ़ोन किया, मेरा राजीव कैरेक्टर फाइनल हो गया है। तो राज साहब बोले कौन है मेहुल? मैंने नाना पाटेकर। तो राज साहब बोला नाना पाटेकर तो सेट पे झगड़े कर लेता है, कुछ भी गाली गलौज करता है।
बोला सर राजीव कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, एवरीथिंग क्लियर करके बात हुई है। उसने सिर्फ एक बात बोली। बोले क्या बात बोली? मैं बोला बोलते राज साहब अगर इंटरफियर करेंगे तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा, वापस कभी नहीं आऊँगा। तो बोलते तुम्हारे सेट पे मैंने कभी इंटरफियर किया? मैंने बोल दिया उसको राज साहब हमारे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरह से तिरंगा स्टार्ट हुई। और मुहर्रम के दिन बहुत बड़े मेकर जो आए थे उन्होंने मेरे को बोला, वो डायलॉग मेरे को आज भी याद है। बोले भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए, 6 महीने में तू बनाने का प्लान कर रहा है, लेकिन एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, अब ये दोनों को लेके ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और उसी तरह से स्टार्ट हुई, 6 महीने में कंप्लीट हुई और रिलीज हुई 29 जनवरी को, 26 के बाद ही। और पिक्चर सुपर हिट हुई और राज साहब ने और नाना ने दिल से काम किया दोनों। आपका दूसरा हीरो फाइनल नहीं था, इसके बावजूद आपने 3 पेज का ऐड दे दिया था, क्या सोचा था उसमें? मतलब वो अनाउंसमेंट करना था मेरे को, तो अनाउंसमेंट मैंने कर दिया। मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर भी सब पूछ रहे थे कि मेहुल जी वो सेकंड हीरो कौन है? मेरे सेकंड हीरो अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो हो जाएगा। इस फिल्म में जो गाने हैं वो संतोष आनंद से लिखवाने की कोई खास वजह, क्योंकि उस वक्त वो गाने लिखने बंद कर चुका था। लक्ष्मी जी से जब मेरी बात हुई ना गानों के लिए, तो मेरे को क्या बोलते मेहुल भाई एक काम करो, बोले संतोष जी से गाने लिखवा दें। पहले संतोष जी को तो मैं नाम सुना है लेकिन कभी मिला भी नहीं हूँ और जानता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने भी वही बोला कि मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप बात करो। उस टाइम पे लखनऊ में ही थे वो, यहाँ पे नहीं रह रहे थे। तो मैंने फ़ोन किया तो संतोष जी ने मेरे को बोला कि भाई मैंने गाने लिखना बंद कर दिए। तो मेरा सर लेकिन हम चाहते हैं, लक्ष्मी जी भी चाहते हैं ये गाने आप लिखो। बोले क्या है टाइटल तुम्हारी फिल्म का? तो मैंने बोला मेरी फिल्म का टाइटल है तिरंगा। अच्छा तिरंगा, देशभक्ति की फिल्म में मिला। तो बोले फिर मैं करूँगा। बोलते हैं एक काम करो, मेरे को बोलते हैं कि रिटर्न टिकट 8 दिन के बाद की भेज दो, मैं एड्रेस तुमको लिखवाता हूँ। टेलीफोन पे, उस टाइम पे मोबाइल थे नहीं, तो टेलीफोन पे मेरे को एड्रेस लिखवाया। और उस टाइम पे उन्होंने बोला सी साइड होटल में मेरा रूम बुक करवा देना, मैं 8 दिन रहूँगा, पूरे गाने लिख के जाऊँगा। और लक्ष्मी जी को मैंने बोला मैंने टिकट कल भेज दूंगा, फ़ोन पे बात हो गई। बोले बहुत अच्छा है, वो लिखेंगे, दिल से लिखेंगे। वो देखिए वो आए, फिर मैंने पूरी कहानी की लाइन सुनाई उनको। उसके बाद एक एक गाने की सिचुएशन बताई और वो सब उन्होंने सुन ली। उसके बाद एक मैंने सजेशन दिया, मेरा संतोष जी एक गाना ऐसा चाहिए जिसमें जानी वर्ड आ जाए, और राज साहब का जानी फेवरेट वर्ड है और आज तक कोई गाने में नहीं आया। तो मेरे को बोलते आ जाएगा ना, बोलते कहानी उन्होंने सुनी थी, पूरे सीक्वेंस भी सुनाया था। बोले अपना जो पार्टी सॉन्ग है, बोलता है आर्मी हेडक्वार्टर में पार्टी हो रही है, बर्थडे मनाया जा रहा है, एक पुलिस वाला है, दूसरा बोलते कि मिलिट्री वाला है, तो पार्टी में दारू तो होगा। तो एक बोलेगा पीले पीले वो मोरे राजा, दूसरा बोलेगा पीले पीले वो मोरे जानी, और सुपर हिट गाना सोचे। और टाइटल सॉन्ग तो आज भी इमोर्टल है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। संतोष जी ने भी बीच में भी उनका इंटरव्यू आया था, उसमें बोला कि मैंने तिरंगा के बाद कोई फिल्म में गाने नहीं लिखे और आज भी तिरंगा मतलब इमोर्टल है। जब राजकुमार जी को पता चला कि एक गाने में उनका जानी नाम आया है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? राज साहब ने जब सुना ना पिक्चराइज के हम लोग जब करने वाले थे, तभी उनको पूरा गाना सुनाया मैंने। तो गाना सुन के वो बोलते मेहुल जानी वर्ड डाल दिया गाने में। और मैं बोला साची आपका फेवरेट वर्ड है और आप ही गा रहे हो। वो बोलेगा पीले पीले वो मोरे राजा, तो आप बोलोगे पीले पीले वो मोरे जानी। खुश हो गए। और उस गाने में राजी और नाना काफ़ी नज़दीक भी आ गए, और नाना भी उस टाइम पे गाने के लिए थोड़ा डर रहा था। बोले मेहुल मैंने कभी डांस नहीं किया है, तू मेरे को डांस करवाएगा? मैं बोला कैरेक्टर ऐसा है और दारू पीने के बाद तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और उसने क्या देखे, और वो सर पे ग्लास रख के, और आज वो इस फिल्म में हमारी कॉपी भी हुई एनिमल में, सेम गाने की। राजकुमार और जॉन नाना पाटेकर दोनों एक दूसरे से साथ नहीं थे। आपकी शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कैसे बिहेवियर थे? शूटिंग के दौरान बिगनिंग में मतलब थोड़ा सा मतलब राज साहब शॉट देकर बैठ जाते थे, नाना भी बैठ जाता था। लेकिन ये जब गाने का पिक्चराइजेशन हुआ ना, उसके बाद काफ़ी दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई और उसके बाद काफ़ी अच्छे क्लोज वो थे। और राज साहब वैसे भी सेट पे ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, वो अपना ओके हो गया टेक तो बैठ जाते जगह। तो नाना भी वैसे ही नेचर था, दोनों के नेचर सेम थे। मैंने सुना कि पहले दिन वो टैक्सी से आए थे राजकुमार जी, ऐसी क्या खास बात हो गई थी? वो मतलब उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, और गाड़ी खराब होने के बाद हम लोग मर्डर में शूटिंग कर रहे थे। तो टैक्सी आई तो पूरा यूनिट में हंगामा हो गया, अरे टैक्सी में राज साहब आए, टैक्सी में राज साहब आए। तो
गए तो टैक्सी वाला पैसे नहीं ले रहा था, तो सब लोग परेशान थे। राज साहब बोले अरे भाई ले लो, तो नहीं मान रहा था। फिर मैं गया, मिला क्या, बोले सर मेरी ज़िंदगी में ये दिन याद रहेगा। टैक्सी वाला बोलता है कि राज साहब मेरी टैक्सी में बैठे। तो बोले नहीं देखो, जो भी प्यार से दे रहे ले लो। और राज साहब ने उस टाइम पे उसको 500 रुपया दिया। इस फिल्म में तिरंगा में एक सीन है जहाँ सिरके साहब जो है वो घोड़े पर हैं और हेलमेट पहने हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ था? वो मतलब हेलमेट इसलिए पहना था कि उसका फेस नहीं दिखे। अच्छा, हाँ, और लोग लगी किसी को किसी और ने मारा है, इसलिए वो हेलमेट पहनाया था उसको। वो पहनने के लिए तैयार हो गए थे? वो तो घोड़े पे बैठने के लिए भी परेशान थे। बोले मैं कभी बैठा ही नहीं, मैं क्योंकि उसकी फर्स्ट फिल्म थी, उसके ऊपर से मैंने उनको दिया था इस फिल्म में, तो डर रहे थे। लेकिन मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये घोड़ा ऐसा है नहीं कि जो भागेगा करेगा। फाइट डायरेक्टर ने भी उनको समझाया, देन फिर शॉट दिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तिरंगा को आपने कहाँ कहाँ फिल्माया था और उसका क्या बजट रहा होगा उस वक्त? तिरंगा का बजट मतलब आज किसी को बोलूं तो कोई मानेगा नहीं। तिरंगा का बजट था 70 लाख रुपीस। क्या बात है! यस, सोचिए। और इतने बड़े बड़े कलाकार थे उसमें। हाँ, तो अभी मतलब उस टाइम पे ऐसे, आजकल मतलब किसी को बोलो तो कोई मानेगा ही नहीं, मतलब कैसे हो सकता है। सही बात है। हाँ। और शूटिंग कहाँ कहाँ की थी इसकी? शूटिंग हम लोग ने तिरंगा की शिमला में भी की थी, उसके बाद मड आइलैंड पे काफ़ी की। फिल्म सिटी में वो पूरा जो क्लाइमैक्स का सेट पूरा फिल्म सिटी में लगाया था, मिसाइल्स वाला वो सब सारा। और बाकी सब जो थोड़े मोटे सीन थे वो बम्बई में किए थे हम लोग। तिरंगा रिलीज हो गई और सफल हो गई, उसके बाद राजकुमार और नाना पाटेकर की तरफ से कोई मैसेज मिला आपको? राज साहब तो मतलब मेरी फ़ोन पे बातें होती रहती है, नाना का भी होते रहते। तो जब हिट हुआ तो राज साहब भी बोले, मैं बोले तिरंगा तो लहराया अच्छी तरह से। मेरा राज जी अभी आप और नाना दोनों थे, और बोले नहीं पिक्चर स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, गाने भी अच्छे थे, इमोशंस एवरीथिंग देयर। आज की तारीख में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बन पा रही हैं? अभी आज क्या हो गया, स्पेशल इफेक्ट की ज़्यादा ध्यान देते, कहानी साइड वेज हो जाती है। Correct. तो उस टाइम पे भी देखिए हम लोग ने मिसाइल्स ये वो सब बनाया था, लेकिन कहानी को ध्यान में रख के, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिसाइल्स के ऊपर ही मतलब 200-300 फीट तक चलता ही रहे, ऐसा नहीं रखा। फिर फैमिली भी थी, आज फैमिली साइड वेज हो गई है। आज कोई एक आध फिल्म ऐसी होती है, साउथ की फिल्मों में फैमिली दिखाई जाती है, अपनी हिंदी फिल्म में तो फैमिली है ही नहीं, कहीं नहीं। सेंटीमेंट नहीं है। अपने जितने इंडियन रिवाज के गाने होते थे, आप देखिए तिरंगा का आज भी गाना हर राखी पे बजता है। बहुत सही है। वो क्या लिखा था संतोष जी ने वो गाना भी, इसे समझो ना रेशम का तार भैया मेरी राखी। गजब का गाना है वो तो। फिर तो वो सारी चीजें होती थी, अभी वो सारी चीजें है ही नहीं। माँ बाप की कैरेक्टर नहीं है, इमोशन सेंटीमेंट नहीं है। सिर्फ देशभक्ति पे बनाओगे तो भी पब्लिक मतलब लाइक नहीं करती है, उनको साथ में पूरी कहानी चाहिए। बिल्कुल सही। फिर मेन बात जो बतानी है हम लोगों ने क्लाइमैक्स में बताई, और पूरा मतलब जो हमारे देश को खत्म करने के सपने पड़ोसी मुल्क देख रहा था वो पूरे नहीं हो पाते, और वापस तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को। मेहुल कुमार जी, फिल्मी संगम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।